ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए थे फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। अब हम आ जाते हैं डिजाइनिंग ऑफ टिम्बर बीम, राइट। तो यह क्वेश्चन आपके सामने, इट इज सेइंग कि डिजाइन अ वुडन बीम फॉर अ चीड़ वुड। मैं पहले वो सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ जो आपको गिवन है, दैट इज गिवन डाटा, एंड इट इज सेइंग कि हमें जो डिजाइन करना है वो करना है किसके लिए, चीड़ वुड के लिए, राइट। जो लेंथ गिवन है दैट इज 4.8 मीटर एंड दैट इज क्लियर स्पैन, राइट, दैट इज 4.8 मीटर। अब इसमें दो तरीके के लोड लग रहे हैं, एक पॉइंट लोड भी लग रहा है एंड यूडीएल भी लग रहा है, राइट। सो लोडिंग कैसी है, पॉइंट लोड, एंड पॉइंट लोड गिवन है ऑफ 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, एंड जो यूडीएल है दैट इज ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर। जो यूडीएल गिवन है दैट इज ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। और कोई डाटा गिवन है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और ये जो पॉइंट लोड है ये बताया गया है कि आपका मिड स्पैन पे है। अब हमें डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। डिजाइन करने का प्रोसीजर यही है जो हमने डिजाइन कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि ये जो लोड लग रहा है ये बीम पर क्या इंपैक्ट डालेगा। उस इंपैक्ट के लिए हम डिजाइन करते हैं और बाकी इंपैक्ट्स के लिए हम चेक कर लेते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज में भी सेफ है या नहीं। हमारे पास चार चीजें थी, बेंडिंग मोमेंट, शियर, देन फिर बियरिंग स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन। तो हम बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे क्योंकि फ्लेक्सुरल मेंबर है, मेन काम बेंडिंग का ही है, तो हम बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे। और जो भी हमारा डिजाइन क्रॉस सेक्शन आएगा उसको हम चेक कर लेंगे फॉर शियर, बियरिंग एंड डिफ्लेक्शन। अगर तीनों में सेफ आता है तो हमारा डिजाइन सेफ होगा और हम वो वाला सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। इतना काम हमें करना है उसके लिए। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये हमें दिया हुआ है क्लियर स्पैन, राइट। बट डिजाइनिंग में ना हम इसे स्टेप नंबर 1 भी बोल सकते हैं, स्टेप नंबर 1, ओके। डिजाइनिंग में हम क्लियर स्पैन की जगह इफेक्टिव लेंथ यूज करते हैं, मतलब क्लियर लेंथ की जगह इफेक्टिव लेंथ यूज करते हैं। तो स्टेप 1 हो जाएगा टू फाइंड आउट द इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लेट्स से ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है और ये लोग, राइट। अगर इसको मैं थोड़ा सा जो सपोर्ट है इसको थोड़ा विड्थ देकर बना देता हूँ, ओके। अब ये वाली जो स्पैन है ना, ये स्पैन, इसे हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। ये वाली स्पैन क्या हो जाती है, क्लियर स्पैन हो जाती है। बट जब हम देखते हैं कि बेंडिंग का इंपैक्ट कहां पर आ रहा है, जो इफेक्टिव है ना, ये इफेक्टिव वर्ड इसीलिए कि अगर आप फ्लेक्सुरल मेंबर डिजाइन कर रहे हैं और बेंडिंग हुई है तो बेंडिंग का इंपैक्ट कैसे आएगा। तो हमें पता चलता है कि ये इंपैक्ट जो है ना इसके सेंटर से लेके और इस सपोर्ट के सेंटर तक होता है, और इसी सेंटर टू सेंटर यहां से लेकर यहां तक की जो स्पैन होती है उसे हम बोल देते हैं इफेक्टिव लेंथ, राइट। तो इफेक्टिव लेंथ का आपका फॉर्मूला बन जाता है क्लियर स्पैन प्लस इस साइड का हाफ सपोर्ट विड्थ, राइट। सपोर्ट विड्थ को मैं SW लिख रहा हूं, SW/2, और इस साइड का भी हाफ सपोर्ट विड्थ दैट इज अगेन SW/2। सो इफेक्टिव लेंथ बन जाती है क्लियर स्पैन। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोड बोल रहा है। पेज नंबर 11 में अगर आप जाएंगे फिर से अगेन IS 3, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो इफेक्टिव लेंथ बोला गया है दैट इज क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ बाय 2 प्लस सपोर्ट विड्थ बाय 2। अब यहाँ पर सपोर्ट विड्थ समझिए, बियरिंग वाला जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो वहां से याद करेंगे कि जो सपोर्ट विड्थ है वो 75 mm से कम नहीं हो सकती है। यूजुअली हम लेते हैं 100 to 150, बट जब आप बीम के लिए डिजाइन कर रहे हैं तब हम इसे 200 mm तक भी ले सकते हैं। अब बिकॉज हम अभी एग्जाम के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सेफ ही है, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट विड्थ ले लेता हूँ। हाउएवर आप 150 लेकर भी ट्राई करिए, 100 लेकर भी ट्राई करिए, 75 मिनिमम है तो 75 से स्टार्ट करिए अपना डिजाइन, प्रैक्टिस होगी, अगर फेल हो जाएगा तो, राइट। सो सपोर्ट विड्थ अज्यूमिंग, राइट, सपोर्ट विड्थ इज इक्वल टू 200 mm। सपोर्ट विड्थ को हमने कितना ले लिया है, 200 mm ले लिया है। जैसे ही सपोर्ट विड्थ 200 mm हो गए, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। सो इफेक्टिव लेंथ आपकी आ जाएगी 4.8 प्लस 0.2/2 मीटर में लिखना है तो, एंड 0.2/2, so दैट इज 5 मीटर। ये आ गया इफेक्टिव लेंथ हमारी आ गई, इफेक्टिव लेंथ आ गई 5 मीटर। अब हम इसी लेंथ को डिजाइन वैल्यूज में यूज करेंगे। जब क्रॉस सेक्शन की बात होगी तब भले ही हम क्लियर स्पैन यूज कर लें, लेकिन जहां पर भी डिजाइनिंग की बात होगी या लोड के इंपैक्ट की बात होगी हम हमेशा यूज करेंगे क्लियर स्पैन। इस बात को प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम है इफेक्टिव लेंथ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट लोड है वो लग रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से होगी, बेंडिंग मोमेंट इन्हीं लोड की वजह से होगी,
राइट। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और लोड होगा? बिल्कुल होगा। इसके अलावा होगा डेड लोड। तो सेकंड स्टेप में हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं स्टेप नंबर 2, आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल लोड, टोटल लोड, राइट। अब टोटल लोड में कौन कौन सा लोड होगा? पहले तो ये जो सुपर इम्पोज लोड आपका गिवन है, 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है एंड 6 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, राइट। तो दैट इज पॉइंट लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन एंड यूडीएल ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड इसे हम क्या बोलते थे? सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज्ड लोड। बट इसका सेल्फ वेट भी तो होगा आपकी बीम का, राइट। बीम का खुद का भी तो कुछ वेट होगा, और अगर बीम का खुद का भी कुछ वेट होगा तो वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसको हम नॉर्मली जो आपका खुद का लोड होता है यानी डेड लोड ऑफ द बीम होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं 0.5 to 1 किलो न्यूटन पर मीटर। जो रेंज होती है यहाँ पर लिख देते हैं डेड लोड, सॉरी डेड लोड नहीं बोलेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, क्योंकि अभी हमारे पास क्रॉस सेक्शन नहीं है। अगर क्रॉस सेक्शन नहीं है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकते, तो 0 मानने से बेहतर है कि हम कुछ मान लेते हैं और बाद में फिर देख लेंगे अगर सेफ आ रहा होता है। सेल्फ वेट इज 0.5 to 1 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। नाउ बाय टेकिंग इट इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर, क्या ले लेंगे? 1 किलो न्यूटन पर मीटर लेंगे। क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होगा, 6 में डायरेक्टली हो जाएगा। थोड़ा सा मिट गया, फिर से यहाँ पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अब जैसे ही सेल्फ वेट हमने इंट्रोड्यूस किया तो जो हमारा पॉइंट लोड है वो तो 8 किलो न्यूटन रहेगा। हम ये भी बिकॉज यूडीएल में पर मीटर में है ना, तो यूडीएल को हम कितना मान लेते हैं? 6 + 1 दैट इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल कितना हो जाएगा? 6 + 1 दैट इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया। इफेक्टिव लेंथ के लिए बात निकाल लिया कि कितना टोटल लोड लग रहा है हमारी बीम में, उसमें हमने सेल्फ वेट को इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज वो यूडीएल में था, इसलिए उसको यूडीएल में ऐड कर दिया। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी आ गई 5 एंड यूडीएल आ गया 7 किलो न्यूटन पर मीटर एंड पॉइंट लोड तो 8 किलो न्यूटन पर लगेगा, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तो आप ये वैल्यूज नोट करके रखिए ताकि आगे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, राइट। सो स्टेप नंबर 3 is maximum बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकाल देंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है, राइट। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट फॉर पॉइंट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट फॉर यूडीएल, और दोनों के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है। पॉइंट लोड के लिए क्या होता है? W into L divided by 4 या PL/4, अगर पॉइंट लोड को P से डिनोट करो एंड दैट इज WL²/8। यहाँ पर W क्या है? पॉइंट लोड है। यहाँ पर स्मॉल w क्या है? यूडीएल की इंटेंसिटी है। लेंथ आपको 5 मीटर पता है, राइट। पुट करते हैं। सो ये कितना था? 8 into L 5 इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई 4, राइट, प्लस यहाँ पर इंटेंसिटी 7 into 5² डिवाइडेड बाई 8, राइट। ये तो 40/4, ये तो 10 हो जाएगा। यूडीएल के लिए निकाल लेते हैं एक बार। So it is 7 into 5² divided by 8 and प्लस कर देते हैं यहाँ पर, ये टोटल आ गया 31.875। कितना आ गया? 31.875। मैंने जब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको न्यूमेरिकल कराया था तब भी मैंने ये बोला था कि प्लीज़ जो कैलकुलेशन है ना वो मेरे पर मत छोड़िए, आप अपने आप करिए, हो सकता है मेरे से गलत भी हो जाए, राइट। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर वैल्यूज़ आप पुट करिए इसमें, फॉर्मूले आपको पता है, अपना काम से निकालिए। 31.875 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एक ऐसी बीम डिजाइन करनी है जो जिसकी इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर है और वो इतना मूवमेंट कैरी करता है, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो स्टेप नंबर 4 तो सीखते हैं। स्टेप 4 एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मुझे सेफ रखना है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट के। तो मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो क्रॉस सेक्शन निकाल लेता हूँ जहां पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके बराबर बेंडिंग मोमेंट, और फिर उससे थोड़ी सी अगर ज्यादा वैल्यू ले लूंगा, हायर साइड में वैल्यू ले लूंगा, अपने आप सेफ हो जाएगा। मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हायर साइड में चला जाएगा बेंडिंग मोमेंट से। देखिए कैसे करेंगे। फॉर सेफ्टी जो मिनिमम कंडीशन है, राइट, प्लीज इसको याद रखिए, ये मिनिमम कंडीशन है दैट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, बेंडिंग मोमेंट, राइट। सो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, के नॉट सिग्मा बेंडिंग मल्टीप्लाइड बाय सेक्शन मॉडुलस, यही फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, राइट। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो बेंडिंग मोमेंट तो हमें पता है, के नॉट क्या होता है, के नॉट होता है स्ट्रेस फैक्टर, रेक्टेंगुलर बीम में डिजाइन कर रहे हैं बट हमें डेप्थ अभी पता नहीं है, राइट। तो हम ये मान लेते हैं कि जो डेप्थ आएगी वो 300 से कम आएगी अभी के लिए, अभी के लिए क्या आएगी 300 से कम आएगी। सो के नॉट को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, राइट। फॉर चीड़ वुड जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो निकाल लीजिए कितनी होती है। मेरे पास जो वैल्यू है वो है कि अगर इनसाइड लोकेशन है, इनसाइड लोकेशन है तो सिग्मा बी की वैल्यू 8.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है फॉर चीड़, 8.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है फॉर चीड़। एंड ये तो पता ही है आपको सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, BD स्क्वायर अपॉन 6, BD स्क्वायर अपॉन 6, ओके। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, बट ये बी के लिए हमें क्या कुछ पता है, क्या कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है हमें बी के लिए। जो सबसे पहला लेक्चर था डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का, उसमें जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे थे वहाँ हमने बी और डी की बात की। हमने दो बातें की थी बी के लिए, हमने बी के लिए ये बोला था कि ये वैल्यू L/50 और 50 mm, इनमें से इससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर L कितना है, L कितना है, इफेक्टिव लेंथ हमारा कितना हो गया 5, यानी 5000/50, यानी 100 mm, यानी जो बी की वैल्यू है वो 100 mm से कम नहीं हो सकती है। 100 mm और 50 mm मतलब दोनों में से जो भी ज़्यादा है उससे कम नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली 100 mm ज़्यादा है तो 100 से कम नहीं हो सकती, यानी इससे बड़ी ही कोई वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। जैसे इससे बड़ी वैल्यू लोगे आप तो बी कितना हो जाएगा, सपोज जैसे मैंने बोला कि मैं ले लेता हूँ 120, क्योंकि इससे बड़ी लेनी है ना, इससे कम नहीं हो सकती। आप 100 लेकर भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करिए, हो सकता है सेफ आ जाए, राइट। अगर नहीं सेफ आता है तो फिर वैल्यू चेंज कर दीजिए। अगर मैं सारी वैल्यूज देखूँ ना तो सिग्मा बी पता है, के नॉट पता है, बेंडिंग मोमेंट पता है, सिर्फ अननोन क्या रह जाता है डी। चलो निकाल के देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट मैक कितना चाहिए 31.875। अब बिकॉज जो सिग्मा बी की वैल्यू है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया है न्यूटन mm में चेंज कर दिया है। दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8.24 मल्टीप्लाई बाई 120 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 6, राइट। तो अगर डी की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा 31.875 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8.24 मल्टीप्लाई बाई 120, राइट। और अगर डी की निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे। चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं, आप भी सॉल्व करिए मैं भी सॉल्व करता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8.24 अंडर रूट। मेरे पास ये वैल्यू आती है 439.79। कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 439.79, 439.79 mm, राइट। मतलब अगर आपको इतना बेंडिंग मोमेंट कैरी करना है, राइट, इतना बेंडिंग मोमेंट कैरी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आपने 120 mm का सेक्शन लिया है, 120 mm की विड्थ ली है, तो इतना मोमेंट कैरी करने के लिए आपको 439.79 mm डेप्थ देनी पड़ेगी, राइट। ध्यान से समझिएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम बी की बात कर रहे थे ना तो हम डी की भी बात की थी हमने वहां पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, और डी कैन नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। और डी की हमने क्या बात की थी कि डी 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर देखो 120 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा 360, बट हमें कितना प्रोवाइड करना है 439.79। और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट लोड और स्टेबिलिटी दोनों साथ में आ जाते हैं। मतलब कि अगर 120 और 440 ऑलमोस्ट, आपको क्या सेक्शन बहुत अजीब सा नहीं लग रहा है देखने में, राइट। और इसी को बनाए रखने के लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आप सिर्फ लोड की बात मत करते रहना, स्टेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है कि एक पतली सी बीम और बहुत ज़्यादा डेप्थ दे दिया आपने, राइट, वो भी क्रॉस सेक्शन सेफ नहीं होता है, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, राइट। अब इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इसको बढ़ाएंगे, राइट। रिवाइज करेंगे किसको, बी को, और जब बी को रिवाइज करोगे तो बोल दो बी इज इक्वल टू व्हाट 200 में, बी को क्या बोल देंगे 200 में, और जब बी को 200 बोल देंगे तो फिर से ये वाला प्रोसीजर करेंगे, राइट। यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा 31.875 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8.24 मल्टीप्लाई बाई 200, राइट। फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं डी की वैल्यू कितनी आती है। 1.875 6
ओके, सो ये वैल्यू आ रही है 340, जो मेरे पास डी की वैल्यू आ रही है, प्लीज़ आप भी सॉल्व करिए अपने आप। दैट इज 340.66, 340.66। अब देखो, अब मेरा काम बन गया। कितना? 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 टाइम्स कितना होता है? 600 mm, पर आ कितनी रही है? 340, राइट। ये तो मिनिमम डेप्थ है। अगर आपने 200 mm विड्थ रखी है तो मिनिमम डेप्थ आपको कितनी चाहिए? 340.66 मिनिमम, राइट। तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ, कहाँ पर लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। सो डी जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको लिख देता हूं मैं 400 mm एंड विड्थ कितनी है? 200 mm। ये हो गया हमारा सेक्शन, ये हो गया हमारा सेक्शन। मतलब 200 mm की विड्थ प्रोवाइड करिए, 400 mm की डेप्थ प्रोवाइड करिए, आपका जो ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये आप कैरी कर लेंगे, राइट। बट जब डिजाइन होता है ना, तो डिजाइन ये बोलता है कि भाई मुझे नंबर्स में बताओ, है ना। ऐसे मत गुमराह मत करो कि नहीं आपने बोला है कि नहीं इससे तो 3 टाइम से कम है, तो ठीक है हो जाएगा काम और ये सेफ रहेगा। वो तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, स्ट्रेंथ में सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताओ मुझे करके। तो आपने कहा ठीक है, हमने यही प्रोसीजर चेक करना है और अननोन कर देना है इसे। देखिए कैसे करते हैं, हम ये निकालेंगे। देखो ये तो हमने किसके लिए डिजाइन किया था? मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए। हम अपने सेक्शन को मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों देंगे, राइट। अगर आप के घर में कोई है, आपके सिबलिंग है या आपके पेरेंट्स हैं जिनसे आप प्यार करते हो, या कोई और भी जिससे आप प्यार करते हो, उससे आप मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों दोगे, है ना। तो इज अ डिजाइनर, दिस इज योर लव, तो इसको आप मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं देना चाहोगे, तो आप कोशिश करोगे कि जो स्ट्रेस है वो इस वैल्यू से कम आए। और वो कैसे चेक करेंगे? जब हम चेक करेंगे एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, राइट। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि इस सेक्शन के लिए क्या हमारी वैल्यू 8.24 से कम आ रही है। तो अभी तक हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास बी आ गया है डिजाइन वैल्यू में 200 mm एंड डी हमने मान दिया है 400, राइट राइट। ओके, सो 3 स्टेप हमारे पास हो गए थे। आई गेस नंबर मुझे याद नहीं है, तो इसे मैं स्टेप नंबर 4 बोल देता हूँ। अगर वो लास्ट वाला स्टेप 4 था तो इसी स्टेप 5 बोल दीजिएगा। चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला क्या था? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या था? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज के नॉट सिग्मा बी इंटू जी, के नॉट सिग्मा बी इंटू जी। और देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या आया था, और बेंडिंग मोमेंट था 31.875 इंटू 10⁶। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और सिग्मा बी को अननोन कर देंगे, तो हमें एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। देखो सबसे पहले के नॉट, अब के नॉट डेप्थ कितनी है? 400 mm, मतलब 300 mm से ज़्यादा है। और जब 300 mm से ज़्यादा डेप्थ होती है तो के नॉट बन जाता है K3 एंड विच इज इक्वल टू 0.81 डी स्क्वायर प्लस 89400 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55000। ये फॉर्मूला होता है, राइट, के नॉट का। हमें डी की वैल्यू पता है, mm में पुट करनी है, बस इतना याद रखना है। चलो निकालते हैं। 400 स्क्वायर प्लस 89400 divided by 400 square plus 55,000 is equal to multiplied by 0.81. So that is 0.9396. If you divide by 0.9396, right? अब z का फॉर्मूला अगेन bd square upon 6, bt square upon 6। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 200 mm है, 200 into 400 square divided by 6, right? इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 400 स्क्वायर बाई 6, और ये आता है आपका 5 जी आता है आपका 533333.33 mm क्यूब, राइट। सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ अननोन क्या है? सिग्मा बी। निकाल दो सिग्मा बी, क्या हो जाएगा? 31.875 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, right, divided by k naught means 0.9396 multiplied by what? 5333.33, right? तो सॉल्व करते हैं इसे। 6 divided by answer and it is 6.385। ये मेरे पास वैल्यू है, दैट इज 6.385 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 6.385
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इस स्टील वुड के लिए जो परमिसिबल वैल्यू थी वो कितनी थी 8.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब 8.24 तक तो ये काम कर सकता था और आपने प्रोवाइड सिर्फ कितना किया है 6.385, मतलब सिर्फ इट इज व्हाट लेस देन 8.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है सेफ है, राइट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने सबसे पहले क्या किया लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब बेंडिंग मोमेंट में हमें वैल्यूज पता नहीं थी तो हमने ये मान लिया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वही लग रही है हमारी बीम, राइट। निकाला वहां से हमने क्रॉस सेक्शन निकाला। क्रॉस सेक्शन को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों में जज किया। स्टेबिलिटी हमने कैसे जज की ये देखिए कि जो विड्थ है कहीं उससे 3 टाइम्स तो नहीं हो रही हमारी डेप्थ। एंड स्ट्रेंथ को कैसे जज किया कि जो हमारा मूवमेंट आ रहा था, राइट, उसके लिए हमें क्रॉस सेक्शन जो रिक्वायर्ड है हमने उससे ज्यादा ही प्रोवाइड किया है ना, कम तो नहीं किया। तो दोनों में हमने चेक कर लिया, दोनों में चेक कर लिया, लेकिन हमें नंबर से प्रूफ करना था ये कि जो स्ट्रेस है वो उससे कमी आ रही है। और उसके लिए हमने वापस ये प्रोसीजर रिपीट किया और एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिया यहाँ से। एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस अगर परमिसिबल से कम आ रही है तो इसका मतलब आपका डिजाइन सेफ है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। बेंडिंग मोमेंट में तो सेफ आ गया है। अब हमें किसमें चेक करना है? चेक करना है हमें शियर में, बियरिंग में एंड डिफ्लेक्शन। चलिए मूव करते हैं चेक फॉर शियर। ओके, सी चेक करते हैं शियर के लिए स्टेप नंबर 5। चेक फॉर शियर। ओके, देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूले आपको कोड से मिल जाएंगे तो उसमें मत घबराइएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास जो शियर का मतलब एक्चुअल शियर का फॉर्मूला था वो बेसिक तो था VQ/I, बट इसको रेक्टेंगल के लिए हमने जब प्रूफ किया था तो ये फॉर्मूला बन गया था 3/2 V/B × D। अब देखो B और D तो हमें पता है, लेकिन हमें बात किसकी करनी पड़ेगी V की, राइट। और V के लिए जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 12 में आपको गिवन है, सेम -883 में। एंड ये फॉर्मूला डिफरेंशिएट करता है खुद को कि आपकी जो बीम है उसमें लोड कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है या फिर यूडीएल लग रहा है। उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूडीएल के लिए V1 मान लेता हूँ, पॉइंट लोड के लिए V2 मान लेता हूँ। तो जो टोटल V होगा दैट विल बी V1 फॉर यूडीएल एंड V2 फॉर पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब जो टोटल V निकलेगा वो यूडीएल के लिए और पॉइंट लोड के लिए ऐड करके निकलेगा। वो V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, B और D पता है हमें, एक्चुअल शेयर पता चल जाएगा, राइट। ठीक है, अब जो पेज नंबर 12 में फॉर्मूला लिखा है यूडीएल के लिए दैट इज W/2 1 - 2D/L। W/2 1 - 2D/L। एंड जो पॉइंट लोड के लिए थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है दैट इज 10CL - X 10CL - X X/D to the whole square divided by 9L 2 plus X/D whole square 2 plus X/D whole square। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, नहीं पता है मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले W की बात करें तो W क्या है, टोटल लोड। W क्या है, टोटल लोड। लोड इंटेंसिटी नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा, टोटल लोड। और टोटल लोड यूडीएल के केस में कैसे निकालते हैं, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लोड इंटेंसिटी कितनी थी 7 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी थी 5 मींस 35 किलो न्यूटन इज दी W वैल्यू। W कितना हो गया 35 किलो न्यूटन। D आपको दिया है कितना गिवन है 400 में, D कितना दिया है 400 में, L कितना दिया है 5 मीटर्स। L कितना गिवन है 5 मीटर्स। पॉइंट लोड के लिए आते हैं, राइट। पॉइंट लोड के लिए C की वैल्यू 8 किलो न्यूटन पहले से गिवन है, कंसंट्रेटेड लोड 8 किलो न्यूटन। L आपको पता है 5 मीटर। X क्या है, X होता है डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम सपोर्ट। अब देखो दो अलग अलग लोड होते हैं, दो अलग अलग सपोर्ट होते हैं दोनों साइड में, राइट। अगर दोनों साइड में सपोर्ट होते हैं तो दोनों तरफ से लोड की डिस्टेंस देखनी चाहिए थी और फिर दोनों तरफ से V की वैल्यू निकालकर कंपेयर करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास थोड़ा फायदा है क्योंकि मिड स्पैन पे लग रहा है, गिवन है पॉइंट लोड। अगर मिड स्पैन पे लोड लग रहा है तो दोनों सपोर्ट से लोड तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी X की सिर्फ एक वैल्यू देखना होगा और वो कितना होगा 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। 5/2 2.5 मीटर। अब देखो कहीं कहीं पर ना हम इसको, बिकॉज ये लोड की पोजिशनिंग, राइट,
लोड की पोजिशनिंग है, जहाँ तक पोजिशनिंग होती है ना वहाँ पर हम क्ले स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस केस में इसको 4.8 भी ले लेते हो तब भी गलत नहीं होगा, राइट। बट ये हम वी लोड मतलब जो रिएक्शन से लोड आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 5 ही लिया है, दैट इज 5/2.5 मीटर। अब मुझे लग रहा है सारी वैल्यूज आपको पता है, राइट, मतलब कि सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ पुट करना है। चलो पुट करते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। W इज 35, राइट। अब देखिए बस ये याद रखना कि किलो न्यूटन में पुट कर रहे हो सारी वैल्यूज किलो न्यूटन में पुट करो, मीटर में पुट करो सारी वैल्यूज मीटर में पुट करो, राइट, मिक्स मत करना। सो 35 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 2 इंटू 5, सॉरी डेप्थ है तो 0.4 डिवाइडेड बाई 5, ओके, प्लस 10C8 divided by 9 multiplied by 5, that is L minus X means 5 minus 2.5 and plus 2.5 upon 5 to the whole square divided by 2 plus 2.5 upon 5 to the whole square। ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है, राइट, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड लिखा हूँ, आप इस पेज देकर लिख लीजिए, ओके। चलिए फिर अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलसी उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट इज सबसे पहले यूडीएल वाला, सो 0.8 डिवाइडेड बाई 5, 0.16, 1 माइनस आंसर 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाता है 14.7 प्लस, अब 0.4 वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी मेरे से गलती होगी, दैट इज x अपॉन डी, राइट, यहाँ पर वैल्यू होगी d की, यानी 0.4, क्या होगी 0.4, और इसको जब सॉल्व करूँगा, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4.228, 4.228। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, मेरे से गलत हो सकता है, राइट, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं वापस से क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ इसका, तो लेंथी कैलकुलेशन है, आप अपने आप करिएगा, जो आपकी वैल्यू है वही पुट करिएगा। अब 14.7 plus 4.228 and it gives me 18.928, कितना कितना है 18.928 किलो, यानी हमें V की वैल्यू मिल गई है यहाँ से, राइट, V की वैल्यू मिल गई है तो पुट कर देते हैं यहाँ से, एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स कि कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है, शियर स्ट्रेस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब बिकॉज जो हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेस है ना वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो हम इसको कोशिश करेंगे न्यूटन और mm में पुट करने की। So 18.928 multiplied by 10 to the power 3 divided by 200 multiplied by 400, B और D is 200 and 400 mm। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये 0.3549 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। अब जल्दी से जाइए इनसाइड लोकेशन के लिए, फॉर चीवुड वैल्यू देखिए कितनी है परमिसिबल, जो मेरे पास वैल्यू गिवन है दैट इज 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो परमिसिबल वैल्यू है दैट इज 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इट इज क्लियरली विजिबल कि जो आपकी एक्चुअल शेयर है दैट इज लेस देन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। आपकी एक्चुअल शेयर कितनी है 0.3549 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड परमिसिबल कितनी है 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो आपका डिजाइन सेफ है, मतलब ये जो सेक्शन है 200/400 का, ये आपका शेयर में भी सेफ रहेगा, ये जो आपका सेक्शन है 200 mm/400 mm का, ये आपका शेयर में भी सेफ रहेगा। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालिए, आंसर निकालने के बाद एक्चुअल शेयर स्ट्रेस निकाल लीजिए, एक्चुअल शेयर स्ट्रेस को परमिसिबल शेयर से कंपेयर कर लीजिए, आपका काम खत्म, और यहाँ पर लिख दीजिए सेफ, एंड दैट मीन्स सेफ इन शीट, सेफ इन शीट, राइट। तो हमने बेंडिंग से डिजाइन किया, शेयर में चेक कर लिया कि सेफ है, अब हम आ जाते हैं चेक कर लेते हैं कि क्या बियरिंग में भी सेफ है कि नहीं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 है या 7 है, प्लीज देख लीजिएगा, मुझे स्टेप नहीं आ रहा है, मैं 6 डाल देता हूँ। चेक फॉर बियरिंग, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, राइट, क्या आसान पड़ता है, एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा है, राइट, और वो हम पढ़ चुके हैं जब हमने डिजाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला क्या बनता था, इसका फॉर्मूला बनता था रिएक्शन, राइट, क्योंकि जो बियरिंग होती है वो सपोर्ट के पास आती है, सपोर्ट की रिएक्शन की वजह से ही बियरिंग आ रही है, राइट। जो सपोर्ट का आपका एरिया है वही डिसाइड करता है कि आपकी बियरिंग स्ट्रेस कितनी होगी, यानी रिएक्शन अपॉन बियरिंग एरिया बोलते थे उसे, बियरिंग एरिया,
और ये जो बियरिंग एरिया था इसका एक फॉर्मूला होता था, राइट, इसको यहाँ पर लिख देते हैं बियरिंग एरिया, और इसका फॉर्मूला होता था विड्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय सपोर्ट विड्थ, राइट, विड्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय सपोर्ट विड्थ। हमने सपोर्ट विड्थ कितनी ली हुई है 200 mm, सबसे पहले पार्ट में जब हमने इफेक्टिव लेंथ वहाँ पर कितना लिया था सपोर्ट विड्थ 200 mm, और यहाँ पर विड्थ कितना है, विड्थ भी 200 mm है, तो बियरिंग एरिया क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 200, राइट। अब निकालना होता है रिएक्शन, वो आपको आता है निकालना। अगर आपका यूडीएल है, राइट, तो आपकी रिएक्शन कितनी होती है WL/2, लोड इंटेंसिटी इंटू L/2, और पॉइंट लोड होता है तो कितना होता है हाफ, मतलब जो भी लोड है उसका हाफ, दैट इज P/2। यही तो होती है रिएक्शन। अब दोनों लग रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दिया, यानी नेट रिएक्शन कितनी हो जाएगी WL/2 प्लस P/2। अब W कितना है 7, L कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस P कितना है 8 डिवाइडेड बाई, राइट, सो दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2 इज 17.5, 17.5 प्लस 4 कितना हो गया 21.5। सो रिएक्शन आ गया आपका 21.5 किलोमीटर। रिएक्शन कितना आ गया आपका 21.5 किलो न्यूटन। आप प्लीज कैलसी से भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, और ये कौन सी है एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस है, मतलब जो लोड की वजह से लग रही है। देखो यहाँ पर लोड ही तो लिया है रिएक्शन के लिए, यानी जो लोड की वजह से लग रही है उसे क्या बोलेंगे एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस, और फिर उसे परमिसिबल से चेक कर लेंगे, राइट। एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस दैट इज रिएक्शन, और रिएक्शन दिया है 21.5, बिकॉज न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है तो 10³ कर दिया, एंड डिवाइडेड बाई बियरिंग एरिया 200 into 200 एंड दैट इज 40,000 mm², राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 21.5 into 1000 डिवाइडेड बाई, और ये आ रहा है 0.5375, जो बियरिंग स्ट्रेस आ रही है 0.5375 न्यूटन पर mm², 0.5375 न्यूटन पर mm²। मतलब ये जो लोड है ये इतनी बियरिंग स्ट्रेस लगा रहा है, राइट, यानी सपोर्ट के पास इतनी स्ट्रेस लग रही है। और ये स्ट्रेस क्या है हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये सेक्शन है आपका, यहाँ पर ये स्ट्रेस लग रही है, राइट, तो ये कैसी स्ट्रेस है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, और ये उसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो जो अगर आप परपेंडिकुलर टू ग्रेन वैल्यू देख लो, कौन सी वैल्यू देख लो परपेंडिकुलर टू दी ग्रेन, मींस परपेंडिकुलर इसे नॉर्मल भी बोलते हैं, जो वैल्यू है ना, इसको डिनोट करते हैं कंप्रेशन नॉर्मल टू दी ग्रेन सिग्मा CN से, वो वाली वैल्यू देख लो। वही अगर वो परमिसिबल वैल्यू इससे ज्यादा है तो आपका डिजाइन सेफ है। और मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2.16 गिवन है, मींस सिग्मा CN या फिर कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, कंप्रेशन नॉर्मल टू द ग्रेन, ये गिवन है 2.16 न्यूटन पर mm², 2.16 न्यूटन पर mm², विच इज मच हायर देन द एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस। और अगर परमिसिबल वैल्यू से हमारी एक्चुअल वैल्यू कम है तो डिजाइन कैसा होता है सेफ होता है। मतलब ये जो आपने 200/400 प्रोवाइड किया है ये बियरिंग में भी क्या है सेफ है, ये बियरिंग में भी क्या है सेफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो सारा काम हमने कर लिया है, बहुत मेहनत से हम यहाँ पे पहुंचे। अब लास्ट स्टेप बचा है दैट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन, जल्दी से उसे भी कर लेते हैं और ये हमारा टिम्बर बीम का डिजाइन फिनिश हो। ओके, इस बार मैंने पहले लिख लिया स्टेप नंबर 7, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पर डिजाइन कॉन्सेप्ट वाले फिर से लेक्चर को थोड़ा सा याद कराता हूँ आपको। यहाँ पर भी दो वैल्यूज होती थी, एक्चुअल डिफ्लेक्शन एंड परमिसिबल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं डेल्टा से, तो जो इसकी परमिसिबल वैल्यू थी वो थी आपके पास L/240। L कितना है 5, यानी 5000 डिवाइडेड बाई 240। तो पहले ये तो निकाल लेते हैं कि कितना परमिसिबल है, राइट। उसके बाद हम निकालेंगे कि एक्चुअल कितना है। सो 5000 डिवाइडेड बाई 240 एंड इट गिव्स मी 20.833 mm। इसका मतलब क्या है कि अगर इतना डिफ्लेक्शन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 mm तक का डिफ्लेक्शन अगर आ रहा है इस पर्टिकुलर लेंथ में तब तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आएगा तो दिक्कत है। वो कैसे पता चलेगा, जब एक्चुअल लिख लेगा। और एक्चुअल का फॉर्मूला होता था KWL3/EI। के डिपेंड करता था कि आपका बीम कौन सा है और सपोर्ट कौन सा है। हमारे पास बीम कैसा है सिंपली सपोर्टेड है, एंड लोड कौन सा है, लोड कौन सा लग रहा है, यूडीएल भी लग रहा है, पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होती थी। पॉइंट लोड के लिए 5/384 होती थी, सॉरी यूडीएल के लिए 5/384 होती थी, एंड पॉइंट लोड के लिए 1/48 होती थी। तो के की वैल्यू पुट करते हैं तो ये डेल्टा एक्चुअल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा फॉर पॉइंट लोड प्लस डेल्टा फॉर यूडीएल। अब
मतलब पॉइंट लोड में कितना, पॉइंट लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है और यूडीएल की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। पॉइंट लोड के लिए K का वैल्यू 1/14 मल्टीप्लाई बाई W/L³ राइट, प्लस इसके लिए 5/384 K का वैल्यू, 5/384 इंटू W/L³ राइट। अब यहाँ पर W को जो है ना मैं P से लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर W वही है जो जब हमने शेयर के लिए V निकाल रहे थे वहाँ पर जो W पुट किया था। लोड इंटेंसिटी नहीं है, लोड है टोटल राइट। यानी हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 7 × 5 टोटल लोड पुट करेंगे राइट। और यहाँ पर तो PP ही है। E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BD³ और BD कितना है, B 200 मल्टीप्लाइड बाई 400³ डिवाइडेड बाई 12। चलो सॉल्व करते हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाई 400³ डिवाइडेड बाई 12 एंड दिस इज बहुत ही लंबी वैल्यू है, लिख लेते हैं लेकिन लिखना पड़ेगा। दैट इज 106666667 राइट। मतलब ये इस तरीके से होगी कुछ, वो 7 लिख दिया mm⁴ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 एक 6 बढ़ा दिया शायद राइट। दैट इज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके mm⁴। E का वैल्यू आपको कोड से मिल जाएगा। जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 9.61, जो मेरे पास 6 वैल्यू E का वैल्यू है दैट इज 9.61 किलो न्यूटन पर mm²। तो इसको भी हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके राइट। इसको किलो न्यूटन पर mm² है, पर mm², इसको लिख सकते हैं 9.61 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² ओके। और इसको भी अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो 10.66 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁻8 mm⁴। प्लीज़ ये वैल्यू क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ी सी गलती हो गई है। एंड P की वैल्यू यूँ ओके। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है। P की वैल्यू क्या होगी, सारी वैल्यूज न्यूटन mm में पुट करनी है। आंसर थोड़ा सा लेंदी आएगा बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। P की वैल्यू पॉइंट लोड है दैट इज 8 किलो न्यूटन, तो 8 × 10⁻3। L की वैल्यू 5000, E की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है। देन अगेन W, यहाँ पर क्या होगा टोटल लोड, टोटल लोड मीन्स 5 × 7 दैट इज 35 किलो न्यूटन, मीन्स 35,000 न्यूटन। L अगेन 5000, E की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है। पुट करिए, मैं भी पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिए। फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर सेफ आता है तो हम इससे कंपेयर करके देख लेंगे ओके। चलिए सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ओके। सो जो मेरे पास पॉइंट लोड के लिए जो डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज 2.0323 एंड जो यूडीएल के लिए डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज 5.5573 राइट। तो पॉइंट लोड के लिए दैट इज 2.0323 एंड यूडीएल के लिए 5.5573 ओके। अब इसको ऐड कर लेते हैं 2.0323 प्लस 5.5573 एंड इट गिव्स मी 7.5896, यानी जो डेल्टा का एक्चुअल है 7.5896 यही है यस 7.5896 mm। मतलब इतना एक्चुअल डिफ्लेक्शन हो रहा है। और परमिसिबल कितना है 20.833, इट इज वेरी लेस देन डेल्टा परमिसिबल एंड इसलिए ये डिफ्लेक्शन में भी क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। डिफ्लेक्शन में भी क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है राइट। समझ में आ रहा है आई गेस। पूरा डिज़ाइन आपको क्लियर है। मैंने कोशिश की है कि जितना इजी तरीके से आपको समझाया जा सके उतना इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अपने आप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, लोड दूसरा ले लीजिए, स्पैन दूसरी ले लीजिए एंड खुद प्रैक्टिस करिए, आपको बेटर समझ में आएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। टिल देन हैप्पी लर्निंग।